नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू MKH और आप सभी का आज की वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की ये जो वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की थी लास्ट वीडियो में, तो एक वीडियो हमारी हो चुकी है और उस एक वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि भाई बजट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने जान लिया था। इसके अलावा बजट की इम्पॉर्टेंट बातें, जिसमें कुछ इस तरीके की बातें थी कि भाई बजट शब्द कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द है, उसका मतलब क्या है, सबसे पहले बजट कौन सा आया, भारत का सबसे पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, और बजट कौन पेश करता है, कितनी तारीख को किया जाता है, कितने समय पर किया जाता है, कब कब क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारा चीज़ें जो है हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो अब हमारा जो है सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर बेसिकली हम जानेंगे, आप सबके सामने नोट्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। आपको नोट्स की PDF अगर चाहिए तो आप MKH ट्यूटर ऐप पर जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स जो है आपका इंडियन इकोनॉमी का 100 से 200 रुपये के बीच में कोर्स रहेगा और वो कोर्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 100 से 200 रुपये के बीच में कोर्स रहेगा, ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है। उसमें आप PDF और सारी की सारी वीडियोस अच्छे से सलीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चैनल थोड़ा सा बड़ा है, ढेर सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। वैसे तो प्लेलिस्ट में हमने अलग से लगा रखी हैं, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप प्ले स्टोर पर जा करके ऐप में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, वैसे तो यूट्यूब पर भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है और भगवान ने हमें मौका दिया है आपको पढ़ाने का, तो हम पढ़ा रहे हैं। चलो जी, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक, शुरुआत जिस टॉपिक से हम करेंगे वो है बजट के भाग या बजट के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखो साथियों, सिंपल सी बात है कि भाई बजट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। ठीक है, अब राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दो हिस्से तो हमने पहले ही कर लिए। अब आगे देखिएगा कि भाई जो राजस्व बजट है, पहले राजस्व बजट की बात कर लें। राजस्व बजट को दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं कि भाई राजस्व बजट के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं कि भाई वो वाला बजट हमारा, वो वाला बजट, देखिए सिंपल सी बात है साथियों कि भाई राजस्व बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। राजस्व बजट को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारी हो गई राजस्व आय, एक तो हो गई हमारी राजस्व आय और दूसरा हो गया राजस्व व्यय। ठीक है, एक तो हो गई राजस्व आय, दूसरा हो गया राजस्व व्यय। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई थी, दोबारा से अच्छे से कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा पेन वगैरह सेलेक्ट करने में दिक्कत आई थी, अब अच्छे से पेन सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई राजस्व बजट जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि ऐसा बजट जिसके अंदर राजस्व आय का और राजस्व व्यय का ब्यौरा रखा जाता है, वो आ जाएगा हमारा राजस्व बजट वाला भाग। अब दूसरा बजट वाला भाग था पूंजीगत बजट। तो पूंजीगत बजट में भाई पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। तो अब हमें पढ़ना यह है कि भाई राजस्व आय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, इनमें डिफरेंस अपने को समझना है। तो देखो इस चार्ट से आपको अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। देखो, राजस्व आय के अंदर वो वाली आय होती है जो हमें कर से प्राप्त होती है, यानी कर राजस्व आय किसके अंदर आती है, राजस्व आय के अंदर होती है। टैक्स से जो भी इनकम सरकार को होती है वो राजस्व आय होती है। इसके अलावा कुछ आय गैर कर वाली भी होती है। ठीक है, गैर कर से भी मतलब कर के अलावा और चीज़ों से भी प्राप्त हो सकती है राजस्व आय। तो राजस्व आय को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कर राजस्व आय, दूसरी गैर कर राजस्व आय। ठीक है, अब देखो कर भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से टैक्सेस प्रत्यक्ष में आएंगे, कौन कौन से अप्रत्यक्ष में आएंगे, ये भी हम आगे टैक्सेशन वाला चैप्टर, इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके अंदर अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो कर राजस्व आय को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय और दूसरा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय। अब आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ एक चार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन चार्ट के बाद हम इसको अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। पहले एक बार आप चार्ट समझ लीजिए। तो स्टार्टिंग से एक बार बता दूं कि बजट दो प्रकार का, राजस्व पूंजीगत। राजस्व दो प्रकार का, राजस्व आय और राजस्व व्यय, दो अलग अलग हिस्से बांट लिए। राजस्व आय में भी दो प्रकार की आय, एक कर राजस्व आय, एक गैर कर राजस्व आय। कर राजस्व आय भी दो प्रकार की हो गई, एक प्रत्यक्ष कर से और दूसरी अप्रत्यक्ष कर से। समझ आई इतनी बात। अब देखो, अब बात आती है राजस्व व्यय की। राजस्व व्यय मतलब जो टैक्सेशन से या गैर टैक्सेशन से हमें जो भी हमारी आय प्राप्त हुई है, उससे हम जहाँ पर व्यय करेंगे वो हो जाएगा हमारा राजस्व व्यय। ठीक है, तो राजस्व व्यय भी दो प्रकार का हो सकता है, एक विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा हो जाएगा गैर विकासात्मक राजस्व व्यय।
अब विकासात्मक क्या होगा और गैर विकासात्मक राजस्व व्यय क्या होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पहले तो हम नींव मजबूत कर रहे हैं एक बार, ठीक है, बेसिक समझ लीजिए एक बार, यानी इसको अच्छे से आगे समझेंगे, पहले एक बार चार्ट समझ लीजिए। चलिए, अब पूंजीगत बजट में दो चीजें आती है, एक तो पूंजीगत आय और दूसरा पूंजीगत व्यय। और उसी तरीके से पूंजीगत आय तो हो गई, एक आय है सिंपल पूंजीगत आय, ठीक है। अब पूंजीगत व्यय वापिस से दो प्रकार का, कौन कौन सा, विकासात्मक पूंजीगत व्यय और गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। अब आपने चार्ट तो समझ लिया, अब इन चार्ट में जो वर्ड्स आए थे इनका मतलब क्या है, इन चीजों को अब हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने समझते हैं भी राजस्व बजट के बारे में। राजस्व बजट के बारे में, राजस्व बजट, पहले बजट दो प्रकार का, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में राजस्व आय, राजस्व व्यय। तो पहले राजस्व आय को समझते हैं। चलिए, राजस्व आय या प्राप्तियां, अब देखिए सिंपल सी बात है कि भाई राजस्व आय सरकार की वह आय होती है जिससे सरकार की संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की संपत्ति जितनी है उतनी ही रहेगी, सरकार के दायित्व जितने हैं उतने ही रहेंगे। राजस्व आय सरकार की एक नियमित आय का भाग है, नियमित है, आती ही रहेगी, हर महीने आएगी। कहने का मतलब जैसे सैलरी आती है, जैसे आपकी सैलरी आएगी आप सरकार को टैक्स पे करोगे, और जैसे टैक्स पे करोगे सरकार के पास इनकम हो जाएगी। तो मतलब नियमित है, हर महीने आती रहेगी, हर महीने आती रहेगी, जैसे हम कमाएंगे हम सरकार को देंगे, सरकार की आय हो जाएगी। तो ये एक नियमित आय है, ठीक है, ये आती रहती है और ये जाती भी रहती है, क्योंकि राजस्व व्यय भी तो होगा, तो ये आती रहती है। इससे सरकार की संपत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सरकार के दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट करने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, असरेशन रीजनिंग वाले टाइप वाले, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद नीचे आता है पहला और दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन होता है दूसरा तीसरा चौथा सही है, आगे वाला होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, और आगे होता है कि भाई नन ऑफ दिस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट आते हैं, और इकोनॉमी में बस अब यही कंफ्यूज होते हैं। चलिए, तो पहली बात, राजस्व आय सरकार की वह आय होती है जिससे सरकार की संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हर महीने आती रहती है, यानी ये राजस्व आय सरकार की एक नियमित आय का भाग है। राजस्व आय को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अपने चालू खाते में दर्शाती है। सरकार कहाँ दर्शाती है, चालू खाते में, क्योंकि ये तो आएगी और जस्ट चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी। जैसे हमारी इनकम वैसे सरकार की इनकम है, हर महीने आएगी और फिर खर्च हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे भी कई सारे बिल्स होते हैं, तो हम उन बिल्स में, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उन सब में हम अपनी जो इनकम है वो लगा देते हैं। उसी तरीके से सरकार भी खर्च कर देती है राजस्व व्यय में, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। चलिए जी, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, साइड में मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। देखिए साथियों, बहुत ही मेहनत से आप सबके लिए ये नोट्स मैंने अच्छे से रेडी किए हैं, और पॉइंट वाइज रेडी किए, आपको पॉइंट वाइज सारे के सारे अच्छे से नोट्स मिलेंगे। चलिए, टोल टैक्स जो होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया टोल टैक्स, सरकार रोड बनाती है, उसके बाद आपसे टोल टैक्स ले लेती है, वसूल लेती है टोल टैक्स। अब वो टैक्स ले लेती है और वापस जनता पर ही खर्च कर दिया जाता है, लेगी और वापस जनता पर ही खर्च कर देगी। जितना टैक्सेशन से राजस्व आएगी, राजस्व आय का मतलब यह है कि भाई जितनी आय आएगी उतनी ही खर्च हो जाएगी, वो आय सरकार अपने पास नहीं रखेगी, ऐसी आय को हम राजस्व आय कहेंगे। समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। साथियों कमेंट जरूर करते रहिएगा, साथ के साथ अगर कोई डाउट होता है तो साथ के साथ कमेंट करिए। चलिए, अब राजस्व आय को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे हमने चार्ट में देख ही लिया। एक तो है कर राजस्व आय और दूसरा है गैर कर राजस्व आय। कर राजस्व आय, गैर कर, जो टैक्स से आती है वो कर राजस्व आय, जो टैक्स के अलावा कोई सोर्सेज से आती है वो गैर कर राजस्व आय हो गई। अब सबसे पहले देखते हैं कर राजस्व आय, ठीक है। इसलिए मैंने चार्ट समझाया था, क्योंकि हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स आ रही है, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने पहले चार्ट से समझा दिया था। अब देखिए, अब समझ में आएगा, आपको सारी चीजें समझ आएगी। चलिए, कर राजस्व आय, अब देखो सरकार को 2 प्रकार से प्राप्त होती है। सरकार टैक्स से, जो टैक्स लगाती है हमारे पर, अब हम टैक्स को रिफंड करते हैं, मतलब इस टाइप से आप मान सकते हैं कि हम भाई सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है, मतलब जिसे रिटर्न भरना भी कहते हैं, ठीक है। तो हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो टैक्स सरकार की एक आय के रूप में हो गई, ठीक है जी, ये कर राजस्व आय हो गई। अब सरकार 2 प्रकार से इसको प्राप्त करती है, एक तो हो गया प्रत्यक्ष कर के रूप में और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष कर के रूप में। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्यक्ष कर के रूप में कौन कौन से कर हैं और प्रत्यक्ष कर किनको कहते हैं, और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं और कौन कौन से हैं अप्रत्यक्ष कर, इनके बारे में जानते हैं। चलिए,
अच्छा, इसके बारे में हम नेक्स्टली जानने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। इसका पूरे नोट्स के अंदर अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाया गया है। पहले आया है गैर कर राजस्व आय। पहले गैर कर राजस्व आय को समझ लेते हैं। गैर कर राजस्व आय में सरकार की निम्न आय सम्मिलित की जाती है। देखो, कर से तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टैक्सेस लगते हैं, दो टाइप्स के, उनसे हमें आय मिलेगी। तो गैर कर वाली आय किससे प्राप्त होगी? तो इसने कहा है कि गैर कर राजस्व आय में सरकार कुछ इस टाइप से आय कमाती है। अब देखिए, पहला, जैसे सरकारी कंपनियों के लाभ तथा लाभांश। अब सरकारी कंपनियां हैं, वो अपनी बिजनेस कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं, तो उनके जो लाभ या लाभांश होते हैं वो सरकार की इनकम है, तो वो भी राजस्व इनकम के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये गैर कर राजस्व आय के अंदर आएगी। दूसरा, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का ब्याज। अब ध्यान से देखना, सरकार ने ऋण दिया, सरकार ने दिया ऋण, ठीक है, सरकार ने पैसे दिए, ऋण दिया, उसका आया ब्याज, उसका ब्याज आया। तो जो ब्याज आया है वो हम किसके अंदर रखेंगे? गैर कर राजस्व आय के अंदर रखेंगे। ठीक है, और तीसरा हो गया सरकार को प्राप्त फीस, जुर्माना और चालान। सरकार चालान कटवाती है, फीस आप सरकार को भरते हो, या सरकार जो भी जुर्माने लगाती है वो सारे के सारे जो इनकम है वो गैर कर राजस्व आय के अंदर आती है। मतलब उससे सरकार अपनी प्रॉपर्टी बनाती नहीं है, अपने ना तो दायित्व ना तो उत्तरदायित्व ना अपनी संपत्ति में चेंज करती है, जितना आता है वो सरकार जनता पर ही खर्च कर देती है। ये हो गई हमारी राजस्व आय। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे हमने अभी बात की कि भाई सरकार ने, जैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी, या सरकार ने किसी व्यक्ति को मतलब किसी संस्था को आप मान सकते हैं कि भाई पैसा दिया, या किसी दूसरे देश को, किसी दूसरी सरकार को पैसा दिया, तो भाई पैसा दिया, उसके बदले में क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए, हमें हर महीने ब्याज प्राप्त हो रहा था, वो तो आएगा हमारा राजस्व आय के अंदर, वो तो आएगा राजस्व आय के अंदर। लेकिन मान लीजिए जो पैसा हमने दिया था वही पैसा अगर हमारे पास लौट कर आया है, ठीक है, कि मान लीजिए अगले ने आपका पैसा भी लौटा दिया, ब्याज समेत लौटा दिया, तो वो ब्याज जो है वो तो आएगा राजस्व आय के अंदर। लेकिन जो पैसा आया था, जो मूलधन था, वो हमारा पूंजीगत आय के अंदर आएगा भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि भाई वो तो पूंजीगत आय के अंदर आएगा, क्योंकि वो तो हमारी प्रॉपर्टी थी, वो तो हमारी प्रॉपर्टी थी, पहले से प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो वो पूंजीगत आय के अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि भाई जो लोन होता है, लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब समझते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब हो गया कि भाई जो आपका मूलधन है, ठीक है, मूलधन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पूंजीगत बजट के अंदर आएगा। अगर आपने लोन दिया है, अगर लोन दिया है तो आपने दे दिया, यानी व्यय कर दिया, तो वो पूंजीगत व्यय के अंदर आ जाएगा। अगर आपने लोन लिया है, यानी वो आपकी पूंजीगत आय, आपकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बन गई वो, ठीक है, तो वो पूंजीगत आय हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लोन लिया है तो पूंजीगत आय, अगर दिया है तो पूंजीगत व्यय, मतलब खर्च हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, उस मूलधन पर जो ब्याज होगा, अब देखो जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आ जाएगा आपका राजस्व बजट के अंदर। ठीक है, मेन प्रिंसिपल अमाउंट पूंजीगत बजट के अंदर आई थी, इंटरेस्ट राजस्व बजट के अंदर आ गया। अगर राजस्व बजट में, यानी आप ब्याज की प्राप्तियां कर रहे हो, आपने पैसा दिया हुआ है, आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो आपकी राजस्व आय होगी। और अगर आपको ब्याज देना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो आपका राजस्व व्यय हो गया। मतलब जा रहा है तो व्यय, आ रहा है तो आय है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, समझ आया? इतना कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो ये हमने बात कर ली राजस्व आय की। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर अलग से एक टॉपिक आएगा बाकायदा टैक्सेशन में। कर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर नाम से बाकायदा अच्छे से टॉपिक आएगा। टेंशन मत लीजिए, नोट्स मैंने बनाए हैं, मुझे पता है कि भाई क्या चीज़ें किसके अंदर आएंगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब उसके बाद है राजस्व व्यय। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था कि ये नोट्स पढ़ने के बाद हम रमेश सिंह जी की जो इंडियन इकोनॉमी नाम से बुक है उसकी भी चैप्टर वाइज रीडिंग करने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आपको बुक तक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से उसकी जो है वीडियोस प्राप्त कर सकते हो। चलिए, राजस्व व्यय जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? सिंपल सी बात, जो राजस्व आय है उसी को ही तो सरकार खर्च करेगी। तो राजस्व व्यय, जब राजस्व आय को सरकार ने चालू खाते में प्रदर्शित किया था, तो राजस्व व्यय भी तो चालू खाते में ही प्रदर्शित करेगा। जब आय नियमित हो रही है तो खर्चा भी तो नियमित होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी आने वाली है। तो देखो, राजस्व व्यय सरकार के वे व्यय होते हैं जिससे ना तो सरकार की संपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है,
और ना ही सरकार के दायित्वों में कमी होती है, मतलब ना तो जो है संपत्तियों में वृद्धि या कमी होगी और ना ही सरकार के दायित्वों में कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद राजस्व व्यय सरकार के नियमित व्यय होते हैं। नियमित व्यय हैं, रोजाना होने वाले खर्चे हैं, क्योंकि सरकार योजना पर, जैसे मान लीजिए कोई योजना चल रही है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जिस दिन योजना लागू हुई सारा खर्च उसी दिन हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर, जैसे मान लीजिए आयुष्मान वाली योजना है या जो स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, जब व्यक्ति बीमार पड़ेगा तभी सरकार उसको पैसा देगी, तो ये तो रोजाना होने वाले खर्चे हैं, तो नियमित रूप से चलने वाले हैं। राजस्व व्यय सरकार के चालू खातों में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो चालू खातों में प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, ये तो बात सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई वर्तमान में राजस्व व्ययों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, कि राजस्व व्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा है गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। ठीक है, अब राजस्व व्यय में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है ये देख लीजिए। वर्तमान में राजस्व व्यय में निम्नलिखित खर्चों को सम्मिलित किया जाता है, भाई जिनके माध्यम से हम किसी चीज का विकास कर रहे हैं तो वो विकासात्मक राजस्व व्यय है। और गैर विकासात्मक राजस्व व्यय का मतलब हो गया कि वो खर्च हो गया। जैसे मान लीजिए सरकार ने सड़क बनाई, सरकार ने सड़क बना दी मान लीजिए, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो वो पैसा हमने विकास में खर्च किया। लेकिन मान लीजिए सरकार ने किसी बीमार व्यक्ति को पैसा दिया और वो स्वस्थ हो गया, तो अब ये पैसा दोबारा लौटकर हमारी इनकम का सोर्स नहीं बनेगा। इनकम का सोर्स कब बन रहा है? हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, हमने कोई उद्योग धंधा लगवा दिया, हमने किसी की हेल्प कर दी, लोन दे दिया जनता को। इस तरह की जो पैसे दिए जाते हैं वो विकासात्मक होते हैं, मतलब जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, हमारे रिसोर्सेज संसाधन डेवलप हो जाए। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी विकासात्मक व्यय। और गैर विकासात्मक व्यय जिनसे हमारा जरूरतें आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, बस वो वाले, मतलब जिनको खर्च कर दिया बस। चलिए, यानी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च हो जाते हैं वो गैर विकासात्मक राजस्व व्यय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जिन और जो संसाधनों पर खर्च होते हैं वो विकासात्मक राजस्व व्यय। चलिए अब देखिए वर्तमान में राजस्व व्यय में निम्नलिखित खर्चों को सम्मिलित किया जाता है। अब खर्चे देख लीजिए कौन कौन से हैं भाई। पहला खर्चा, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान। अब देखो राजस्व व्यय का मतलब क्या हो गया कि आप ब्याज दे रहे हो। राजस्व आय का मतलब हम ब्याज ले रहे थे, अब हम अगर ब्याज दे रहे हैं, हमने किसी से पैसा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, हम ब्याज भर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारा क्या है? व्यय है। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को किया गया भुगतान। अब सरकारी कर्मचारियों को तो सरकार हर महीने भुगतान करेगी, तो दैट मीन्स वो क्या है? वो तो नियमित खर्चा है, यानी राजस्व व्यय है। उसके बाद सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी, यह भी राजस्व व्यय है, मतलब जनता से लिया और जनता पर ही खर्च कर दिया, जनता के टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च कर दिया। रक्षा पर किए गए खर्च, रक्षा पर किए गए खर्च इसके अंदर आते हैं। सामाजिक सेवाओं पर किया गया सारा खर्च राजस्व व्यय की श्रेणी में आता है। क्लियर है ये इतनी बात? चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि भाई हमने राजस्व व्यय और राजस्व आय की तो बात कर ली, अब बीच में एक टॉपिक आया है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का क्या मतलब है? अब देखिए घाटा तो हमें तभी लगता है जब हमारा व्यय ज़्यादा हो और आय कम हो, कि हमने खर्चा ज़्यादा कर लिया और इनकम कम है, दैट मीन्स हमें घाटा लग गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। तो राजस्व घाटे का मतलब क्या है? राजस्व घाटा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब यही है कि भाई जब राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाता है राजस्व आय से, यानी जब सरकार के राजस्व व्यय सरकार की राजस्व आय की तुलना में अधिक हो जाते हैं तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने जो है स्पेसिंग छोड़ी है, आपको भी स्पेसिंग करनी है। और जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो उसमें जितना घाटा होगा वो यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। तो देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में राजस्व घाटा डैश डैश, मैंने स्पेस छोड़ा है, आपको गूगल सर्च करके देखना है। जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे, हम इस चैनल पर भी पढ़ने वाले हैं, जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तब आपको पढ़ करके इसको फिल कर लेना है। ठीक है, कि भाई केंद्रीय बजट 2023 में 23-24 में राजस्व घाटा कितना रहा, तो वो आप इकोनॉमिक सर्वे में देख करके इसमें भरेंगे। ठीक है, तो करंट के लिए एक चीज़ है जो डाटा हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पिछला याद करने का फायदा नहीं है, हमसे पूछा जाएगा तो 2023-24 वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, राजस्व घाटा सरकार से चालू खातों का भाग होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, राजस्व घाटा सरकार के चालू खातों का भाग होता है, मतलब चालू खाते में जो घाटा पड़ रहा है,
चालू खाते में वो राजस्व घाटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चालू खाते में राजस्व आय और व्यय का ही ब्यौरा होता है। तो ये समझ में आ गई, राजस्व आय व्यय सब कुछ राजस्व के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पूंजीगत आय की बात करते हैं, मतलब पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखिए पूंजीगत आय या प्राप्तियों से क्या लेना देना है। पूंजीगत आय सामान्यतः सरकार की वह आय होती है जिसमें या तो सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है, या तो दायित्वों में वृद्धि होगी, या फिर संपत्तियों के मूल्यों में कमी होती है। तो देखिए आय इनकम कैसे होगी, ऐसी इनकम जिसको हमने अपनी संपत्ति को खोकर प्राप्त किया हो या फिर अपने दायित्वों को बढ़ाकर प्राप्त किया हो। सोच रहे हो इस बात को, समझ रहे हो ना, कि भाई कोई ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप जो है किसी होटल को खरीद लेते हैं कि भाई होटल खरीद लिया, आज के बाद ये होटल मैं चलाऊंगा 5 साल के लिए। या मान लीजिए आप जो है किसी होटल में जा करके और मैनेजर की पोस्ट पर कार्य करते हैं, तो अब आप उनसे पैसा किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व आ गया, आप उस दायित्व निभाने के बदले में पैसे ले रहे हैं। पहले आप एक होटल के मैनेजर थे, आपको इनकम प्राप्त हो रही थी, ठीक था, या आप अपने होटल को चला रहे थे, ठीक है। अब आप किसी और होटल की मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, मतलब आपके दायित्व बढ़ गए और आपकी आय बढ़ गई। तो अब इसको वापस से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि भाई पूंजीगत आय सामान्यतः सरकार की वह आय होती है जिसमें या तो सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है, मतलब ऐसी इनकम जिससे हमारे दायित्व बढ़ जाएं, तो वो हमारी पूंजीगत आय हो जाएगी। या फिर हम अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच करके इनकम प्राप्त कर लें। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 घर है, मान लीजिए एक घर आपने सेल कर दिया तो उससे आपको आय प्राप्त हुई, वो पूंजीगत आय हो गई। तो या सरकार की संपत्तियों के मूल्यों में कमी हो जाए, तो संपत्तियों के मूल्यों में कमी हो जाए, या फिर दायित्वों में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी इनकम पूंजीगत आय कहलाती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई ना, पूंजीगत आय क्लियर हो गई। दायित्व बढ़ेंगे, संपत्तियों का मूल्य कम होगा, तो ऐसी आय पूंजीगत आय कहलाएगी। लेकिन राजस्व आय में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। चलिए अब उसके बाद देखिए, जो पूंजीगत आय है वो सरकार की अनियमित आय होती है, जब जरूरत होगी तभी होंगी, रेगुलर बेसिस पर तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद पूंजीगत आय को सरकार अपने पूंजी खाते में प्रदर्शित करती है। पूंजीगत आय को चालू खाते में तो प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि चालू खाता वो होता है जिसमें रेगुलर बेसिस पर आय और व्यय होता रहता है। पूंजीगत आय को सरकार अपने पूंजी खाते में ही प्रदर्शित करती है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, पूंजीगत आय में सामान्यतः सरकार की 3 प्रकार की इनकम सम्मिलित होती है। अब सरकार को पूंजीगत आय कैसे प्राप्त होगी, अब ध्यान से सुनिएगा। एक तो लोन वाला हो जाएगा कि लोन की अमाउंट है, अब देखिएगा लोन की अमाउंट है और हमने सरकार द्वारा लिए गए ऋण, यानी हमने किसी से लोन लिया है। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो वो हमारी पूंजीगत आय होगी। अब उसका ब्याज हम उसे देंगे, वो राजस्व व्यय होगा, समझ रहे हो ना, ब्याज से रिलेटेड राजस्व में आएगा। और लोन की जो एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, वो हो जाएगी पूंजीगत के अंदर। इतनी सी बात समझानी थी बस मुझे आपको। तो सरकार द्वारा लिए गए ऋण जो है वो पूंजीगत आय के अंदर, क्योंकि पैसा आ रहा है, हम लोन ले रहे हैं, पैसा आ रहा है, वो पूंजीगत आय के अंदर आएगा। चलिए उसके बाद विनिवेश से प्राप्तियां मतलब आपने विनिवेश किया था, उससे आपकी इनकम हो रही है, तो वो विनिवेश प्राप्तियां हो जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके दायित्वों में वृद्धि हो रही है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था। सरकार के ऋणों की वसूली, ब्याज नहीं ऋण की बात हो रही है। देखिए आगे लिखा हुआ है नोट ब्याज की वसूली, तो राजस्व आय हो जाएगी। यहाँ पर आपने किसी को लोन दिया हुआ था, वो लोन की अमाउंट आप वापस ले रहे हो, ब्याज नहीं, लोन की अमाउंट वापस ले रहे हो, यानी मूलधन वापस ले रहे हो, दैट मीन्स हो जाएगी आपकी पूंजीगत आय। तो 3 तरीके से आप लोन लेते हो, या आपने लोन दिया हुआ है उसकी अमाउंट आपको वापस मिल रही है, और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट से, विनिवेश से प्राप्तियां, ठीक है। ये 3 तरीके से पूंजीगत आय कमाई जाती है। अब देखो विनिवेश क्या चीज़ होती है, विनिवेश को भी समझाया गया है, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम हमें लिखना है, मेंस भी लिखना है। तो विनिवेश जब किसी सरकार के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष के किसी भाग को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है, तो उनसे प्राप्त आय को विनिवेश कहा जाता है। अच्छा, सॉरी, निवेश जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और विनिवेश का मतलब हो गया कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर देना किसी चीज़ का क्या कर देना,
प्राइवेटाइजेशन कर देना, यानी कि जब किसी सरकार के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष के किसी भाग को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है तो उनसे प्राप्त आय को विनिवेश कहा जाता है। बिल्कुल, निवेश नहीं है, विनिवेश है। विनिवेश का मतलब क्या हो गया कि भाई अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, अपने कुछ क्षेत्र हैं, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ले लेना, ठीक है, निजी क्षेत्र के हाथ में दे देना, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। चलिए, उसके बाद भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है? ऐसे व्यय जिनसे दायित्व तो हमारे कम हो जाएंगे और संपत्तियों में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा ही कुछ। तो सरकार के वे खर्चे होते हैं जिनसे या तो सरकार की संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है या सरकार के दायित्वों के मूल्यों में कमी हो जाती है। दायित्व कम होंगे और जो हमारी संपत्तियां हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब व्यय, हमने व्यय करके कुछ खरीदा है, इसका मतलब हमारे संपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा व्यय, ठीक है, क्या कहलाएगा? पूंजीगत व्यय कहलाएगा, ठीक है। और पूंजीगत व्यय, अब आपसे अगर पूछा जाए तो बताइएगा कि पूंजीगत व्यय पूंजीगत खाते में होगा या रेगुलर बेसिस पर जो चालू खाता उसमें होगा? तो आप सिंपल सी बात बताएंगे, चालू खाते में तो राजस्व वाली बात होती है, तो ये तो पूंजीगत खाते में होगा। चलिए, पूंजीगत व्यय को विकासात्मक व गैर विकासात्मक व्ययों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजस्व व्यय को हमने विकासात्मक गैर विकासात्मक में बांटा था, इसको भी हमने पूंजीगत व्यय को भी विकासात्मक और गैर विकासात्मक में बांटा है। पूंजीगत व्यय में निम्न व्यय सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत व्यय कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? देखो, सरकार के द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान कर देना, ब्याज का भुगतान नहीं, ऋणों का, मूलधन का भुगतान कर दिया, इसका मतलब हमने व्यय करके लोन ही जो है चुका दिया। उसके बाद दूसरा देखो, सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं पर किया गया खर्च। अब बात यहाँ पर आती है, जैसे रोड बना दी गई, बिल्डिंग्स बना दी गई, सरकार की, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज खड़े कर दिए गए, संसाधन बना दिए गए, तो ये जो है सरकार की आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च। उसके बाद तीसरा देखिए, सरकार के द्वारा दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाई गई योजना पर खर्च। अगर दीर्घकाल की योजना है, उस पर आपने खर्च कर दिया, उस पर जल्दी से हमें प्राप्तियां नहीं होने वाली, तो ऐसी योजनाओं में अगर आप खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? हमारी पूंजीगत व्यय हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया? चलिए, अब पूंजीगत व्यय वही बात सिंपल सी पहले वाली की, एक अनियमित व्यय है और सरकार के पूंजीगत खाते में प्रदर्शित इसको किया जाता है, ठीक है, साधारण सी बात। अब क्वेश्चन आता है कि पूंजीगत घाटा क्या होता है? जैसे फिजिकल डेफिसिट देखा था, राजस्व घाटा देखा था, वैसा ही है पूंजीगत घाटा। पूंजीगत घाटा के अंदर जब पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो जाता है आय से, जब व्यय ज़्यादा हो जाएगा आपका आय से, तो इसका मतलब आपका जो है क्या जाएगा? पूंजीगत घाटा आ जाएगा, पूंजीगत घाटा। तो पूंजीगत घाटे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पूंजीगत घाटे का फॉर्मूला हो जाएगा पूंजीगत व्यय माइनस आय, कि आपका खर्चा कितना है उसमें से आपकी इनकम माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना घाटा हुआ है। सिंपल सी बात, साधारण सी बात, ठीक है। अब देखो, अब एक अच्छी सी चीज़ जो खास करके आपको सामने दिखनी चाहिए कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो क्या सरकार अपना राजस्व घाटा सामने दिखाती है क्या? क्या पूंजीगत घाटा दिखाती है क्या? तो ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, सरकार द्वारा अपने बजट में पूंजीगत घाटे का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे राजस्व घाटे के लिए मैंने आपके जगह छुड़वाई है कि भाई 23-24 का बजट है, उसमें राजस्व घाटा कितना लगा उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, लेकिन पूंजीगत घाटा आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि सरकार बजट में पूंजीगत घाटे को प्रदर्शित नहीं करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्व आय तथा पूंजीगत आय में क्या क्या अंतर है। राजस्व आय और पूंजीगत आय के अंदर क्या क्या अंतर है, तो ये हमने पहले से ही देख लिया, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम क्या जवाब देंगे। देखिए, सरकार की संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब वो किस चीज़ से रिलेटेड है? राजस्व से रिलेटेड है। उसमें आय का मतलब पैसा प्राप्त हो रहा है, तो राजस्व आय के अंदर संपत्तियों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन पूंजीगत आय के अंदर अगर आय हो रही है तो सरकार के मूल्यों में कमी होगी और दायित्वों में बढ़ोतरी होगी, ये चीज़ हम जानते हैं। सरकार के दायित्वों में वृद्धि होगी और संपत्तियों के मूल्यों में कमी होगी, साधारण सी बात। उसके बाद राजस्व आय सरकार की नियमित आय का हिस्सा होती है, लेकिन पूंजीगत आय सरकार की अनियमित आय का भाग है, वो तो कभी कभी होती है, रोज थोड़ा ना सरकार ऋण लेती है, ठीक है जी।
और राजस्व आय को सरकार अपने चालू खातों में प्रदर्शित करती है, लेकिन पूंजीगत आय को सरकार अपने पूंजी खाते में प्रदर्शित करती है, चालू खाते में प्रदर्शित नहीं करती है। राजस्व आय सरकार की अल्पकालिक आय का भाग है, कुछ समय के लिए होती है, फिर चली जाती है, फिर नेक्स्ट मंथ फिर आती है, फिर चली जाती है, तो ये चलता रहता है डेली बेसिस पर। ठीक है, चलिए। पूंजीगत आय सरकार की दीर्घकालिक आय का भाग होती है, मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा टाइम के बाद कुछ इनकम होती है और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि रोजाना ऋण लेते रहेंगे और चुकाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बजटीय घाटे। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घाटों से रिलेटेड क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, पक्का ही आता है। तो बजटीय घाटों से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बजटीय घाटों के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम जो है आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं और इसी तरह से आपके सहयोग की भी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।